वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम फ्यूल वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहली वीडियो में हमने फ्यूल का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जाना, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू और डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल। तो आज की वीडियो में हम कोल और उसकी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है या उसकी एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि कोल एक इंपॉर्टेंट हमारा फ्यूल की सोर्स है। कोल इज द मेन इंपॉर्टेंट फ्यूल सोर्स। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। कोल, व्हाट इज कोल? तो कोल इज ए फॉसिल फ्यूल विच अकर्स इन लेयर्स इन द अर्थ क्रस्ट। वास्तव में ये कोल जो होता है ये फॉसिल फ्यूल है। जो बनता कैसे है, जब बहुत सारे वेजिटेबल और वुडी प्लांट्स होते हैं और वो जमीन के अंदर दब जाते हैं तो मिलियंस ऑफ द ईयर्स पहले जो पेड़ दब गए वो धीरे धीरे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से किसमें कन्वर्ट होते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। आपको मालूम है बहुत सारी कोल माइंस हैं जहां से हम कोल निकालते हैं। तो कोल इज ए फॉसिल फ्यूल विच अकर्स इन लेयर्स इन द अर्थ क्रस्ट। वास्तव में इट इज फॉर्म बाय द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट मटेरियल्स accumulated millions of the years ago and further altered by the action of heat and pressure, तब जाके हमारा कोल बनता है। तो अब ये कोल का जो बनने का प्रोसेस होगा वो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि धीरे धीरे वुड से कोल किस तरीके से कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले वुड होती है। तो वुड आपने देखा होगा, बड़े बड़े वुड के लॉग्स होते हैं, धीरे धीरे पेड़ के नीचे दब जाते हैं। वुड इज देन कन्वर्टेड इनटू पीट कोल। तो कोल की सबसे फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड पीट कोल। बहुत से वास्ट पीट कोल भी बोलते हैं। तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल। वुड इज नॉट ए फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल। फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल इज वास्ट पीट कोल या पीट कोल। तो ये पीट का डायग्राम आप देखिए। नेक्स्ट, पीट से जो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे, फिर टाइम बिताने के बाद, काफी टाइम के बाद, लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल हल्का सा ब्राउनिश शेड का होता है तो उसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। इसके बाद धीरे 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 टाइम बीतने के बाद ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होता है जो वास्तव में ब्लैक कोल होता है। और बिटुमिनस कोल फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट कोल में, जो रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है एंथ्रासाइट कोल। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। तो सबसे पहले वुड, then vast peat coal, lignite coal, bituminous coal, anthracite coal. तो first stage of the coal is vast peat coal, second stage coal is lignite coal, third stage coal is bituminous coal and fourth stage of coal is anthracite coal. वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इनमें क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग होता है, कैलोरीफिक वैल्यू अलग होती है, कार्बन कंटेंट अलग होता है। तो जनरली कोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1, वास्ट पीट कोल। तो ये जो वास्ट पीट कोल होता है इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। इट अकर्स इन द टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज फॉर्म बाय द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड वुडी मटेरियल अंडर मार्शी कंडीशन। तो जैसे ही कोई भी पेड़ दबता है धीरे 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 उसमें गलना चालू हो जाता है वो, तब उस स्टेज को बोलते हैं हम वास्ट पीट कोल। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो इसकी कैलोरीफिक थोड़ी कम होती है। तो इट्स कैलोरीफिक वैल्यू रेंज इज 4000 टू 5000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये अप्रोक्स रेंज होती है 4000 टू 5000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। वास्ट पीट कोल के बाद दूसरा आता है लिग्नाइट कोल और ब्राउन कोल। तो ये सेकंड स्टेज है कोल की, जो ब्राउन कलर की हल्की सी होती है। तो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट होगा कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो उसकी क्या बढ़ जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू। It is brown in color and it is the intermediate stage between peat coal and bituminous coal. तो वास्ट पीट कोल और बिटुमिनस कोल के बीच के स्टेज को ही क्या बोलते हैं हम? लिग्नाइट कोल और ब्राउन कोल, बिकॉज इट इज ब्राउन इन कलर। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 4000 टू 6000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। आप इसको 5000 टू 6000 भी कह सकते हैं किलो कैलोरी पर किलोग्राम, क्योंकि इसकी वास्ट पीट कोल से ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस कोल और सॉफ्ट कोल और ब्लैक कोल। वास्तव में बिटुमिनस कोल को ही हम सॉफ्ट कोल और ब्लैक कोल बोलते हैं, जो इन जनरल हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में या एज ए पर्पज ऑफ पावर जनरेशन। इट इज कॉम्पैक्ट ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कोल। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो हम यूज करते हैं इसी कोल को यूज करते हैं, बिटुमिनस कोल। इसी को सॉफ्ट कोल बोलते हैं या ब्लैक कोल। इट इज यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी जो
कार्बन कंटेंट है बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चर कंटेंट और कम होता है और कैलोरीफिक वैल्यू और भी ज़्यादा होती है, करीब 7000 to 8000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। उसके बाद लास्ट होता है एंथ्रासाइट, जो बहुत ही रेयर होता है। इट इज मच लेस अबंडेंट फॉर्म ऑफ कोल, इट कंटेन्स वॉलेटाइल मैटर, इट हैज़ वेरी हाई कैलोरी वैल्यू, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो इसकी कैलोरी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। तो ये ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं हम, मैंने थोड़े से डायग्राम भी लगवा दिए हैं बेटे से अपने। तो दिस इज द बिटुमिनस कोल और ब्लैक कोल, और इसी को सॉफ्ट कोल बोलते हैं। और ये एंथ्रासाइट, ये थोड़ा रेडियो एक्टिव नेचर में होता है। अब मैं इनको टेबल की फॉर्म में आपको बताऊंगा चारों की कंपेयर स्टडी करा के। तो इनमें होता क्या है, यदि हम वुड की बात करें तो वुड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर लगभग लगभग बराबर होता है। तो 50% कार्बन होता है वुड के अंदर। पीट, वास्ट पीट के अंदर 57 to 60% कार्बन परसेंटेज होती है। लिग्नाइट के अंदर 67 to 70, ये रेंज होती है बेटा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 60 to 70 भी कर सकते हैं आप, 65 to 70 कर सकते हैं, इस वाली को 80 to 85 कर सकते हैं, एंथ्रासाइट को 90 to 95 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जैसे ये 50 तक पहुंची तो लगभग इससे 100 टाइम्स कर दीजिए तो लगभग उतनी ही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जैसे ये 5 मैं कह रहा था 60 तक कर सकते हैं, तो 6000 तक आप इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पहुंचा सकते हैं। तो वही जैसे इसको मैंने कहा आपको, इसको 65 से 70, तो 65,000 6500 से 70,000 7000 सॉरी 7000 या 7100 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो वुड के अंदर परसेंटेज कार्बन 50% होता है और कैलोरिक वैल्यू इसकी 4000 टू 4500 या 5000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। पीट के अंदर 57 टू 60% क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। तो इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं 4500 टू 5500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या 5400 अप्रोक्स आप करनी है, क्योंकि ये डिफरेंट पीट की डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक के अंदर मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट होता है। तो एवरेज आप उसको कहीं भी ले सकते हैं। तो ये रेंज वेरी कर सकती है, पर लेकिन इसका सीक्वेंस ये होगा कि वुड के अंदर सबसे कम कार्बन कंटेंट होगा, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होगा, धीरे 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 नीचे की तरफ कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ती जाएंगी। तो जैसे लिग्नाइट के अंदर 60 टू 70%, 65 टू 70% क्या होता है कार्बन, तो इसकी 6500 टू 7000 या 7100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। बिटुमिनस के अंदर 80 टू 85 कार्बन परसेंटेज होती है, तो 8000 टू 8500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सेम एंथ्रासाइट का जो होता है 90 टू 95 होता है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 8500 टू 87 या 9000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम इसको हम कह सकते हैं। मेन एप्लीकेशन आप जानते हो, वुड को हम डोमेस्टिक फूल की तरह यूज करते हैं। पीट यूज्ड व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हाई रैंक कोल की कमी होती है। और जो लिग्नाइट है यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गैस। बिटुमिनस कोल तो बहुत ही कॉमन है जिसको हम यूज करते हैं, तो यूज फॉर द स्टीम जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट एंड फॉर डोमेस्टिक हीटिंग। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कोल गैस एंड मेटलर्जिकल कोक। एंड एंथ्रासाइट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज यूज इन मेटलर्जिकल पर्पज वेयर नो स्मोक एंड हाई लोकल हीट इज डिजायर्ड, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटाइल मेटल ज्यादा होता है, तो इसके अंदर लोकल हीट इज डिजायर्ड। इट इज ऑल्सो यूज इन हाउस होल्ड पर्पज फॉर स्टीम रेसिंग। तो ये डिफरेंट फॉर्म हमारी कोल की होगी। अब बात करते हैं कोल की एनालिसिस हम कैसे करते हैं, क्योंकि कोल की एनालिसिस के ऊपर भी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो कोल की एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी कोल के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट है, या फ्यूल के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट है, और दूसरा तक कितने परसेंट में प्रेजेंट है। तो एनालिसिस दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के भी आप बता सकते हैं। तो टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ कोल और फ्यूल quantitatively as well as qualitatively is called analysis of coal or fuel. It involves two step, क्योंकि यहाँ पे हम दो बात कर रहे हैं, एक तो क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव की। तो पहले बात करेंगे हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। देखो नाम से पता चला प्रॉक्सी, यानी कि अप्रोक्स। प्रोक्सीमेट एनालिसिस का नाम प्रोक्सीमेट इसलिए लिया गया है क्योंकि डिफरेंट सैंपल की जब आप बार बार करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्स। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। इसके अंदर हम चार चीजें डिटरमाइन करते हैं, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एश कंटेंट और परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। जब किसी भी कोल सैंपल के अंदर या फ्यूल के अंदर हम इन चार चीजों को डिटरमाइन करेंगे
तो उसी एनालिसिस को बोलेंगे हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ एश कंटेंट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। इस प्रोसेस में हम करते क्या है, इस प्रोसेस के अंदर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी फ्यूल की लेंगे, या तो 1 किलो ले लेंगे या 100 ग्राम, तो जितना भी आप चाहो, किलो कैलोरी पर किलोग्राम में निकाल सकते हो, कैलोरी पर ग्राम में आप निकाल सकते हो। तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अबाउट 1 ग्राम ऑफ फाइनली पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल सैंपल इज वेटेड इन ए क्रूसिबल। तो 1 ग्राम आप सूखा पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल सैंपल लेंगे या फ्यूल सैंपल लेंगे और उसको किसके अंदर वेट कर लेंगे, क्रूसिबल के अंदर वेट कर लेंगे। अब इस क्रूसिबल को उठा के रख देंगे इलेक्ट्रिक हॉट एयर ओवन के अंदर और टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे 100 to 110 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताओ, जब 1 घंटे तक मैं 100 से 100 डिग्री सेल्सियस या 105 to 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूंगा, तो उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब उसको ठंडा करके निकाल के दोबारा से वेट करूंगा क्रूसिबल को, तो इस बार जो वेट आएगा वो आपको मालूम है कम होगा। तो यदि मैं पहले वेट को ए मानता हूं और दूसरे वाले वेट को बी मानता हूं, तो ए माइनस बी, ये किस चीज का वैल्यू कम हो गई, तो मॉइस्चर जो उड़ा है उसका वैल्यू मेरे निकाल लूंगा। तो मॉइस्चर इक्वल टू वेट बिफोर हीटिंग माइनस वेट आफ्टर हीटिंग, इज इट। तो मॉइस्चर कंटेंट अब निकालना है। तो इतना मॉइस्चर जो मुझे मिला वो कितने फ्यूल में मिला, m ग्राम, तो डिवाइड बाई m और परसेंट निकाले तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, मॉइस्चर कंटेंट को निकाल सकते हैं। तो द क्रूसिबल इज अलाउड टू रिमेन इन द ओवन फॉर 1 hour एंड देन टेकन आउट, कूल्ड इन डेसिकेटर एंड वेटेड। लॉस इन वेट, जितना भी वेट में लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, मॉइस्चर की वजह से, रिपोर्टेड एज मॉइस्चर कंटेंट। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज सबसे पहले वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्यूल और कोल और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर का वेट था उसको डिवाइड कर दिया किससे, मास ऑफ द फ्यूल से, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। अब ये वेट ऑफ मॉइस्चर कैसे पता पड़ेगा, जो इतना भी लॉस हुआ है, यानी कि यदि पहला मास 1 था और दूसरा मास सपोज करो 0.9 था, तो a माइनस बी यानी कि 1 माइनस 0.9, या जितना भी आपको दिया जाए, सपोज इसको a मान लिया, दूसरे वाले को b, तो a माइनस बी डिवाइड बाई a इंटू 100, क्योंकि मास ऑफ फ्यूल तो शुरू वाला ही होगा, तो ये ध्यान रखना होगा। तो लॉस इन वेट ड्यू टू मॉइस्चर रिमूवल मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल और कोल। उसके बाद हम उसी क्रूसिबल को फिर से कवर कर देंगे एक ढक्कन से। अब वो ढक्कन जो होगा वेंटेड लिड होगा। अब क्या होगा, उससे हम वॉलेटाइल मैटर निकालेंगे। द ड्राइड सैंपल टेकन इन ए क्रूसिबल इन एंड देन कवर्ड विद ए लिड एंड प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस और मफल फर्नेस। अब इसका जो टेम्परेचर होगा दैट इज 925 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, 900 से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस पर आप वेरी करेंगे और इसको एग्जैक्टली हीट करेंगे फॉर 7 मिनट। और जब इतने हाई टेम्परेचर पर आप 7 मिनट के लिए गर्म करोगे तो उसके अंदर जितना भी वॉलेटाइल मैटर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स इनटू वेपर्स, और वो वेपर में बन के उड़ जाएगा। जब वो वेपर बन के उड़ जाएगा तो फिर से उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद कूल करेंगे, लिड को हटा देंगे, अब फिर दोबारा से वेट करेंगे, तो वेट जो होगा इस बार कम आएगा। तो जितना भी वेट कम हुआ यानी कि पहले यदि बी था अब सी, तो पहले ए माइनस बी करा, अब बी माइनस सी, जो वेट में लॉस हुआ वो किसके वेट को बताएगा, वॉलेटाइल मैटर। और ये वेट कितने फ्यूल का था, जो शुरू में फ्यूल लिया है ए, डिवाइड बाई ए और परसेंट निकाले तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो द क्रूसिबल इज कूल्ड फर्स्ट इन एयर देन इनसाइड द डेसिकेटर एंड वेटेड अगेन। लॉस इन वेट इज रिपोर्टेड एज वॉलेटाइल मैटर ऑन परसेंटेज बेसिस। तो वॉलेटाइल मैटर कंटेंट इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कंटेंट, बेटा यहाँ परसेंटेज लिखना, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कंटेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर इंटू 100 डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल और कूल। तो इसको मैं कह दूंगा बी माइनस सी डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, या तो ए बोल दो या मास ऑफ फ्यूल को एम बोल दो। तो वही बहुत से W1 माइनस W2 पहले वाले में, और इसमें W2 माइनस W3 डिवाइड बाई एम इंटू 100। तो लॉस इन वेट ड्यू टू वॉलेटाइल मैटर रिमूवल इंटू 100 डिवाइड बाई मास ऑफ द फ्यूल और कूल। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इस क्रूसिबल को लेंगे और हीट करेंगे। कितनी देर, आधा घंटे के लिए। द रेसिडुअल कोल सैंपल टेकन इन ए क्रूसिबल एंड देन हीटेड विदाउट लिड इन ए मफल फर्नेस एट 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स या हाफ आवर।
जब आधे घंटे के लिए इतने हाई टेम्परेचर पर 700 से 750 के करीब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे आधा घंटे के लिए, तो क्या होगा, सारा का सारा फ्यूल बर्न होकर उड़ जाएगा और केवल क्या बचेगी हमारे पास, राख। द क्रूसिबल इज देन टेकन आउट, कूल्ड फर्स्ट इन एयर, देन इन डेसिकेटर एंड वेटेड। हियरिंग, कूलिंग, हीटिंग, ये हीटिंग है, हीटिंग, कूलिंग एंड वेइंग आर रिपीटेड टिल ए कांस्टेंट वेट इज ऑब्टेन्ड। द रेसिड्यू जो बचेगा इस बार, ये फाइनल वेट जो बचा हुआ है ये ऐश का वेट है। इस बार हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बचा ही किसका वेट है, ऐश का। तो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ए माइनस बी करा, पहले दूसरे वाले में बी माइनस सी करा, इसे सी माइनस डी मत करना, इसे डी ही लेना है हमें। तो दैट इज W4। तो W4 को W4 लेंगे, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि बची हुई तो केवल वेट किसका बचा, राख का। तो द रेसिड्यू इज रिपोर्टेड एज द ऐश ऑन परसेंटेज बेसिस, परसेंटेज ऑफ ऐश इक्वल टू वेट ऑफ ऐश, यानी कि जो भी आपका W4 आया है या D आया है तो D मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल और कोल सैंपल जो शुरुआत में लेके चले थे हम, यानी कि इससे हम निकाल लेंगे ऐश कंटेंट। अब आपने बताया, सबसे पहले आपने मॉइस्चर कंटेंट निकाल लिया, फिर आपने वॉलेटाइल मैटर कंटेंट निकाल लिया, फिर आपने ऐश कंटेंट निकाल लिया। अभी एक चीज और बच गई, फिक्स कार्बन। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, अब तो खत्म हो चुका है सब कुछ। तो टोटल परसेंट 100 होती है, यदि मैं 100 में से बाकी तीनों को माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, यस दैट इज फिक्स कार्बन कंटेंट। तो देखो ये बेटे ने डायग्राम लगाया, ये तो लगा दिया उसने, वॉलेटाइल मैटर रिमूव कर दिया, इसके अंदर से मॉइस्चर रिमूव कर दिया तो ये ड्राई हो गया, फिर वॉलेटाइल मैटर रिमूव कर दिया तो इसके अंदर से वॉलेटाइल मैटर रिमूव हो गया, और फाइनल हीट करने के बाद ये W4 बच गया, तो इसका मतलब ये ऐश बच गई। अब इन तीनों को जोड़ के यदि 100 में से माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, दैट इज फिक्स कार्बन कंसेंट, परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश। तो इस तरीके से हमारा इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, या थ्योरी भी आती है कि व्हाट डू मीन बाय द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। तो आपको मालूम है, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ ऐश कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। इसको प्रॉक्सिमेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज डिफर बाय सम पार्ट, यानी कि कांस्टेंट नहीं होता, डिफर करेगा, तो दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। आपको मालूम है, सबसे पहले हीट करेंगे कितने डिग्री पर, 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस, कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई M इंटू 100 से निकाल लेंगे परसेंट मॉइस्चर कंटेंट, या A माइनस B डिवाइड बाई A इंटू 100 से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ढक्कन लगा के गर्म करेंगे 900 टू प्लस माइनस 20, 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पर, और इतनी टाइम कितने देर के लिए, 7 मिनट के लिए। तो उसमें से वॉलेटाइल मैटर उड़ जाएगा, तो अब होगा B माइनस सी या W2 माइनस W3 डिवाइड बाई M या A मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंट ऑफ वॉलेटाइल मैटर निकल आएगा। फिर लीड को हटा के दोबारा से गर्म करेंगे 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्टली फॉर हाफ एन आवर, और फाइनल निकलने के बाद जो वेट बचेगा W4 या D, दैट इज द वेट ऑफ ऐश। तो वेट ऑफ ऐश मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई M या A, जो शुरुआत में आपने लिया वेट फ्यूल का और कोल का, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ ऐश कंटेंट। और यदि हम 100 में से इन तीनों के परसेंट को माइनस करते, दैट्स कॉल्ड परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन कंटेंट। इसके बाद दूसरे नंबर की जो एनालिसिस होते हैं, दैट्स कॉल्ड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। अल्टीमेट का मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ETC ऑक्सीजन इज कॉल्ड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ द कोल। तो इसमें क्या बोलते हैं, दिस इज द एलिमेंटल एनालिसिस एंड ऑफन कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोल। तो दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड ऑक्सीजन। वन बाई वन बताते हैं तो कैसे करेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम कैरियस मेथड। तो अल्टीमेट एनालिसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड कैरियस मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, अबाउट 1 to 2 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली वेटेड कोल सैंपल इज बर्न्ड इन ए करंट ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंबशन एपरेटस। तो दिए हुए फ्यूल की क्वांटिटी m ग्राम कह दो, 1 ग्राम कह दो, 2 ग्राम, तो ये आपको दिया जाता है क्वेश्चन के टाइम पे। तो m ग्राम लेट करते हैं, m ग्राम ऑफ द फ्यूल और कोल सैंपल इज टेकन इन ए कंबशन एपरेटस, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर दिया। तो आपको मालूम है, यदि फ्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन से करके किस में कन्वर्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में। अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये कैसे पता चलेगा, कितना मॉइस्चर बना ये कैसे पता चलेगा। तो उस निकलने वाली वेपर्स को पास करेंगे हम KOH सॉल्यूशन से
द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर एब्सॉर्ब्ड रेस्पेक्टिवली इन KOH एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब ऑफ नोन वेट। तो अलग से हमारे पास एक ट्यूब के अंदर KOH भरा हुआ है, दूसरी ट्यूब के अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है, जिनका वेट हमें मालूम है। तो जब इनके अंदर ये वाली गैस पास करेंगे तो जो KOH है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका वेट बढ़ जाएगा। जो बढ़ा हुआ वेट है वो किसको बताएगा? वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा CaCl2। और जैसे CaCl2 ट्यूब का वेट बढ़ेगा तो वो किसके वेट को बताएगा? मॉइस्चर के वेट को। तो इनको मैं रिएक्शन से आपको समझाता हूँ। कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, दिस लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द KOH ट्यूब एंड कन्वर्ट इनटू K2CO3 प्लस H2O। तो जितना KOH की ट्यूब का वेट बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा? CO2 की वजह से। तो वो वेट ऑफ CO2 आ जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो ये जो वेपर होंगी ये वेपर एब्जॉर्ब हो जाएंगी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा और बनाएंगी हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब का वेट बढ़ जाएगा। तो वो वेट जो बढ़ेगा वो किसका वेट बढ़ाएगा? दैट इज द वेट ऑफ मॉइस्चर। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यू हैव टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन। अब आपको मालूम है कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 ग्राम। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में कन्वर्ट करना है, तो 12/44 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ CO2 डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई बाई 100। तो वो यूनिटरी मैंने एक साथ जोड़ दी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि मेरे ही कार्बन डाइऑक्साइड का वेट मुझे मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो पहले 12/44 का फैक्टर लगा दिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बन में। अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी? जितना KOH का वेट ट्यूब का इंक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब। और ये कितने फ्यूल से हुआ था उससे डिवाइड कर दो, तो वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो क्या निकल आएगा? दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन। आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 44 इंटू वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाई m इंटू 100। इस तरीके से वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 12 और 44 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ऐसी मॉइस्चर का आपको मालूम है हाइड्रोजन 2 ग्राम और वाटर का वेट 18 ग्राम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनेगा 2/18, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और वाटर 18। तो 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने ग्राम हाइड्रोजन होती है? 2 ग्राम। अब आपका कितना वेट बना? जितना इंक्रीज हुआ CaCl2 की ट्यूब का वेट, तो वही वेट किसका था? वेट ऑफ H2O। अब ये सारा का सारा वेट m ग्राम फ्यूल में था, तो 1 ग्राम में कितना होगा? वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो क्या निकलेगी? परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2/18 इंटू वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 100। ये दो फॉर्मूले हो गए। इसी तरीके से अब हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम ज़ेल्डॉल मेथड के द्वारा निकालना। तो इसमें क्या करेंगे? 1 ग्राम एक्यूरेटली वेटेड पाउडर कोल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 along with K2SO4 as a catalyst in a long necked ज़ेल्डॉल फ्लास्क। ज़ेल्डॉल एक साइंटिस्ट का नाम था, तो ज़ेल्डॉल मेथड भी बोलते हैं इसे नाइट्रोजन को। तो उन्हीं के फ्लास्क को बोलते हैं हम ज़ेल्डॉल फ्लास्क। जिससे क्या होगा? आफ्टर द सॉल्यूशन बिकम क्लियर इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KOH एंड liberated ammonia is distilled over and absorbed in a non volume of स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। तो जब हम किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग फ्यूल को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर KOH पास करेंगे, तो उससे क्या लिबरेट होगी? अमोनिया गैस। और जो अमोनिया होगी उसको हम एब्जॉर्ब कराएंगे एक स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन में, तो वो बनेगी अमोनियम सल्फेट बनेगी। बचे हुए एसिड को, जो अनयूज्ड एसिड रह जाएगा उसमें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितना एसिड अमोनिया ने यूज करा, तो बचे हुए एसिड को हम बैक टाइट्रेशन करेंगे स्टैंडर्ड NaOH से, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि NaOH ने इतना वॉल्यूम एसिड कंज्यूम किया। शुरू में कितना वॉल्यूम हमने एसिड लिया, कितना NaOH ने लिया, तो बचा हुआ जो बीच का वॉल्यूम गायब हो गया वो किसने लिया? अमोनिया ने। तो हमें वो कैलकुलेट करना है कि द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय लिबरेटेड अमोनिया। उसी से हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया। देखो ये पूरा कर लेना, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल टेकन। तो यहाँ पे हम 100 की मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन का वेट होता है 14 और डिवाइड बाई 1000 इसको मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए और 100 से परसेंट बनाने के लिए। तो 100 डिवाइड बाई 1000 को मैं 10 कह सकता हूँ और 14/10 को क्या लिख सकते हैं?
4। तो इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा परसेंट ऑफ नाइट्रेट इक्वल टू 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल टेकन। इसके बाद हम निकालेंगे इसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी। सल्फर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वॉशिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नोन मास ऑफ द कूल। जितना मास हमने फ्यूल का लिया m ग्राम, उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर बंद करा, बंद करने के बाद जो ऐश बची, उस ऐश को हमने क्या किया, सल्फर निकालने के लिए H2SO4 से ट्रीट किया और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला दिया। जैसे ही हमने उसमें बेरियम क्लोराइड मिलाया तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनेगा। क्योंकि सल्फर प्रेजेंट है तो बेरियम क्लोराइड से पीपीटी बनाएगा किस चीज का, बेरियम सल्फेट। कितना बेरियम सल्फेट बना है इसको हम ड्राई करके वेट कर लेंगे। अब बेरियम सल्फेट का मोलर मास हमें मालूम है, उसमें कितना सल्फर है, 32 ग्राम। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा सल्फर का मोलर मास डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, तो 32/233 इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्योंकि ये 32 सल्फर का एटॉमिक मास है और 233 बेरियम सल्फेट का मोलर मास। तो आपको बेरियम सल्फेट को किस में कन्वर्ट करना है, सल्फर में। तो 32/233 इंटू वेट ऑफ BaSO4 ऑब्टेन, जो फाइनल पीपीटी का वेट है, डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला 32 डिवाइड बाई 233 इंटू वेट ऑफ BaSO4 डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इसके बाद हम हैलोजन की परसेंटेज निकालते हैं। हैलोजन 3 तरह के होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, नोन मास ऑफ द कोल इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर हैलाइड का पीपीटी बनेगा। अब सिल्वर हैलाइड AgCl बनेगा तो व्हाइट का डीपीपीटी होगा, AgBr बनेगा तो पेल येलो पीपीटी बनेगा, और AgI बनेगा तो डार्क येलो पीपीटी होगा। और उससे हम परसेंटेज ऑफ हैलोजन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो फॉर्मूला आपको मालूम है। क्लोराइड तो आपको मालूम है पीपीटी किस चीज का बना है, AgCl, और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बनेगा, क्लोराइड का मोलर मास डिवाइड बाई AgCl का मोलर मास। तो क्लोराइड का 35.5 और AgCl का 143.5। तो पहले ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, क्योंकि AgCl को हम Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो AgCl को कन्वर्ट करें तो डिनोमिनेटर और Cl में कन्वर्ट करें तो न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ AgCl ऑब्टेन डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल इंटू 100। ऐसे ही ब्रोमाइड में वेट ऑफ 80 इंटू 188, वेट ऑफ AgBar डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ आयोडाइड में आयोडाइड का मोलर मास 127 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ AgI 235 इंटू वेट ऑफ AgI PPT डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल इंटू 100। तो इनके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा होते हैं। अब ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता। 100 में से बाकी सबको माइनस कर दो तो क्या निकलेगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ हैलोजन एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर प्लस परसेंटेज ऑफ एस इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इनके ऊपर मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको बताता हूं, कुछ करे हुए न्यूमेरिकल हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितना सैंपल लिया गया है, 1.5 ग्राम। तो इसको मैं A बोल सकता हूँ या M बोल सकता हूँ। इसको वेट करके सिलिका क्रूसिबल के अंदर। अब कई बार आपका आता है कि ये अल्टीमेट प्रोक्सीमेट, ये प्रोक्सीमेट एनालिसिस आपको मालूम, बार बार गर्म कर रहे हैं, हर बार चेंज कर रहे हैं, तो यहीं से मेरे पास इसकी थ्योरी बन जाएगी। देखो प्रोसेस, तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस m gram of coal was weighted into a crucible after heating for 1 hour at 100 degrees Celsius. The residue weighted again. The weight is less. तो इस तरीके से आप इसकी बना सकते थ्योरी। तो पहली बार वेट मिला 1.5, उसके बाद जब गर्म कर दिया तो मॉइस्चर रिमूव हो गया तो 1.415 ग्राम। तो इस वाले में से इसको माइनस कर दो, या तो W1 माइनस W2 कह दो या A माइनस B कह दो, और डिवाइड बाई A मल्टीप्लाई बाई 100 क्या निकल आएगा, परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो देखो वही फॉर्मूला A माइनस B डिवाइड बाई इंटू 100, या लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100, या W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100, या ठीक है। तो इससे हमारे पास 1.5 माइनस 1.415 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 100 5.67% का निकल आता है मॉइस्चर कंटेंट। अब इस क्रूसिबल को फिर से कवर कर दिया एक लिड के साथ और स्ट्रांगली हीट किया 7 मिनट के लिए 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद फिर से वेट किया, तो इस बार जो वेट आया C, तो A B C या W1 W2, इस बार आया W3, तो इसका भी वेट कम हो गया। तो इस वाले में से 1.415 में से इसको घटा दो तो किसका वेट निकल आएगा,
यस, अब इसको हम 1.5 में से नहीं घटाएंगे, आप किस में से घटाएंगे? 1.415, क्योंकि मॉइस्चर रिमूव हो चुका है। अब क्या रिमूव कर रहे हैं हम? वॉलेटाइल मैटर। तो B माइनस सी डिवाइड बाई ए, पर डिनोमिनेटर ए लेंगे। न्यू हाँ, क्योंकि वेट ऑफ कोल सैंपल तो 1.5 है ना, तो इसलिए। तो देखो B माइनस सी डिवाइड बाई ए इंटू 100, दैट इज 1.415 माइनस 0.528 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 100 इक्वल टू 59% वॉलेटाइल मैटर। इसके बाद क्या करा? द क्रूसिबल वाज देन हीटेड विदाउट द कवर अंटिल ए कांस्टेंट वेट वाज ऑब्टेन्ड, और जो फाइनल वेट आया है, द लास्ट रेसिड्यू जो एश का वेट होगा W4, या जिसको हम D बोलेंगे, 0.254 ग्राम। तो कैलकुलेट करना परसेंटेज रिजल्ट। अब परसेंटेज किस चीज की? मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, फिक्स कार्बन और एश कंटेंट। तो एश कंटेंट कैसे निकालेंगे हम? वेट ऑफ एश, फाइनल वेट डिवाइड बाई ए इंटू 100। तो यहां माइनस मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे W3 माइनस W4, बेटा W4 ही तो एश का वेट है, तो ये एश का वेट होता है। तो D बाई ए इंटू 100 या W4 डिवाइड बाई W1 इंटू 100 इक्वल टू 16.93, ये आपका कैलकुलेट हो गया। अब फिक्स कार्बन कैसे निकालेंगे? 100 में से बाकी सबको माइनस कर दो, तो दैट इज द कार्बन कंटेंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, टू विच टाइप ऑफ एनालिसिस डज द अबव डिस्क्रिप्शन बिलोंग्स, ये बिलो नहीं है, बिलोंग्स। व्हाई इज द एनालिसिस सो नेम्ड, ये मैंने एक बुक में से लिया हुआ है, तो बुक में से उठाए क्वेश्चन है। तो एग्जांपल इसके अलावा और भी मैंने कराए हुए हैं पहली वाली यूट्यूब वीडियोस में, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बुक में से मैंने लिया हुआ है, तो आप बुक में से उठाया है, तो उसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर उठा के उनमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम दिस एनालिसिस को क्यों बोलते हैं? हम दिस टाइप ऑफ एनालिसिस नोन एज प्रोक्सीमेट एनालिसिस। अब क्यों बोलते हैं? द डाटा कलेक्ट वेरी विद द प्रोसीजर एबिलिटी, जितना भी हमारा बार बार रिजल्ट आएगा वो वेरी करेगा हर बार, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोक्सीमेट एनालिसिस। इसके बाद ये एग्जांपल जो कराया गया है, इसमें आपको जेल्डाल मेथड के ऊपर है ये। तो इस बार कितने ग्राम फ्यूल लिया गया है? दैट इज 3.25 ग्राम। तो वेट ऑफ फ्यूल इज 3.25 ग्राम। जेल्डलाइज्ड एंड अमोनिया गैस दस इवॉल्व वाज एब्सॉर्ब्ड इन 45 ml ऑफ 0.1 NH2SO4, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमने एसिड के लिए 45 ml, जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो इसके बाद भी एसिड एक्सेस एसिड बच गया, तो उस एसिड को कितना ml लिया? 11.5 ml ऑफ 0.1 NaOH लिया उसने न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो इसका मतलब यदि मैं इसको मानूं नॉर्मेलिटी ऑफ बेस और ये है वॉल्यूम ऑफ बेस, तो इसने कितना एसिड यूज किया है NaOH ने, ये मैं निकल जाऊंगा बैक टाइट्रेशन से, तो उससे मुझे वो वेट पता चल जाएगा, वॉल्यूम जो अमोनिया ने एब्जॉर्ब किया होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे मैं इसको सॉल्व कराने का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, एक मिनट आप देखें से, मैं पेन ले लेता हूं। यस, तो यहां मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं N1, आप समझिए, लेट कर लीजिए, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। अब इसका मतलब ये तो मान लीजिए एसिड के लिए, किसके लिए बेटा? एसिड, जो भी आपने एसिड लिया है। अब वो एसिड कौन सा लिया था आपने? H2SO4, तो ये तो H2SO4 के लिए हो गया, और ये हो गया सपोज NaOH के लिए, बेस के लिए, क्योंकि बेस आपने कौन सा लिया है? NaOH। समझ लेना कि थोड़ा सा दिक्कत मुझे हो रही लिखने में, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे एसिड का जो वॉल्यूम था लेट कर लिया, जो बेस ने कंज्यूम करा X, और एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है हमें? 0.1। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इक्वल टू 0.1, और वॉल्यूम हमने मान लिया लेट कर लिया। अब कोई बच्चे कहेंगे सर 45 ml था, 45 ml तो टोटल वॉल्यूम था, हमने लेट कर लिया द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय बेस इक्वल टू X ml, तो यहां मैंने X रख दिया बेटा। अब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी बेस की? बेस की नॉर्मेलिटी भी 0.1, इज इट? देखो, तो यहां पे कितना आराम से हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। और कितना वॉल्यूम लिया था? 11.5। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11.5 ml। तो यानी कि NaOH ने कितना एसिड कंज्यूम कर लिया? 11.5, और टोटल हमने कितना लिया था? 45 ml। तो अमोनिया ने कितना करा? 45 माइनस 11.5,
तो 45 माइनस 11.5 जब आप निकालेंगे तो दैट इज जो भी कैलकुलेट आएगा वो वॉल्यूम किस चीज का हो गया, वॉल्यूम यूज्ड बाय अमोनिया। तो अब मैं सीधा लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया, यूज्ड बाय अमोनिया। अमोनिया को हम NH3 लिख देता हूं मैं, आप समझ लेना, आपको मालूम है NH3 इज इट। तो अब बताओ टोटल वॉल्यूम एसिड की कितनी थी बेटा, दैट इज 45 ml, और बेस ने कितनी यूज कर ली, बेस ने यूज कर ली 11.5। अच्छा मुझे अब बताओ 11.5 तो यहाँ यूज हो गई, तो जरा 45 में से 11.5 को माइनस करते हैं, जरा करो कौन बच्चा कराएगा। यस, 0 में से 5, 10 में से 5 गए 5, तो 12, 33.5, 33 और एक 34, नहीं 5 5 10 की 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5 3, यस 33.5 ml। अब इससे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, जो मैंने आपको सिखाया था अभी। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या बताया था, यस दैट इज 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया, कितना, दैट इज 33.5 और नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 0.1 और डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल, और मास ऑफ फ्यूल कितना था हमारा 3.25। तो इसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली कितना आएगा, जितना ये आया 1.44। तो इस तरीके से आप जेल्डॉल मेथड का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दूसरा एक और आपको दिया हुआ है सल्फर की परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसको मैं बता देता हूं आपको। ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो मैं वापस से क्या लेता हूँ, लेजर पॉइंटर अपना। तो फ्यूल का मास कितना दिया, 0.1 ग्राम, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर गर्म किया, इसके बाद जो ऐश बनी उसको एक्सट्रैक्ट किया गया एसिड के साथ, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया, तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी बना, और जो पीपीटी को ड्राई करने के बाद वेट मिला, तो वेट ऑफ BSO4 पीपीटी 0.01 ग्राम। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मालूम था, 32 डिवाइड बाई 233 इंटू वेट ऑफ BSO4 डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 100। तो 32 डिवाइड बाई 233 और वेट ऑफ BSO4 0.01 और फ्यूल का मास 0.1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1.3734%। तो इस तरीके से होप आपको कोल की एनालिसिस दोनों तरह की समझ में आ गई होगी, अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। जेल्डॉल के ऊपर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप तैयार कर लेंगे उसे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।